हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी मैथमेटिक्स यानी गणित का अध्याय जो है हमारे समक्ष आया है रियल नंबर। वास्तविक संख्या जो हमारा चैप्टर यहाँ रहने वाला है। हम यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों पर जो है चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू। ये आपके समक्ष जो रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझाया जाएगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपके समक्ष जो प्रस्तुत होने वाला है वो है एमसीक्यू यानी बहुविकल्पिक प्रश्न का उत्तर। आपको पता ही होगा कि सीबीएसई ने जो है मैक्सिमम जो है 20 मार्क्स जो है एमसीक्यू के रखा गया है, तो उन्हीं के अंतर्गत आपके समक्ष जो है एनसीईआरटी पे आधारित टेक्स्ट बुक्स के अंतर्गत जो है क्वेश्चन प्रस्तुत होने वाला है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहेगा। देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज यहाँ पर हम जो करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत मैथमेटिक्स यानी गणित के जो हम यहाँ करेंगे एमसीक्यू यानी एमसीक्यू जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और ये सारे जो एमसीक्यू हैं वो टेक्स्ट के अंतर्गत है, यानी आपके बुक में जो क्वेश्चन है उन्हीं को एमसीक्यू के रूप में आपके समक्ष जो है त्रिपान स्टडी सेंटर ने रखा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये एमसीक्यू देखा जाए तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जो बच्चे ने इस एमसीक्यू को कर लिया समझिए उसका बेड़ा पार हो गया, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारा यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन आया है कि वह न्यूनतम संख्या जो 1 से 5 तक दोनों सम्मिलित सभी संख्याओं से विभाज्य हो कौन सी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप समझ सकते हो कि वह न्यूनतम संख्या जो 1 से 5 तक यानी 1 से 5 तक सभी संख्या से विभाजित हो कौन सी है। क्या ए 5 है, बी 60 है, सी 20 है या डी 100 है। अगर आप लोग ऐसे आंसर दोगे तो डायरेक्टली आप ऑप्शन पे लगा दोगे, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ शो नहीं करोगे, जो गलत है। आप डायरेक्ट किसी भी ऑप्शन पे लगा दो, कभी आप डी पे लगा दो या सी पे, बी पे, ए पे, सोचो कोई ना कोई तो जाएगा। गलत है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए न्यूनतम संख्या जो 1 से 5, अगर 1 को हम देखें तो 1 के बराबर होता है, 2 देखें तो 2 के बराबर होता है, और 3 देखें तो किसके बराबर होता है 3 के, और 4 किसके बराबर होता है 2 × 2 यानी 2 × 2, और 5 किसके बराबर होता है 5 के। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमसे विभाज्य हो संख्या पूछ लिया है, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण यहाँ बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपने ये लिख लिया होगा तो इसमें से है जो है 1 बराबर 1 ही 1 × 3 × 2 जो है 2 बार होगा गुना, यानी 4 × 5 यही बनेगा। तो देखिए 5 × 15 और 15 चौका 60। तो हमारा तो चलिए आंसर आ गया, बहुत ही आसान हम तरीका से हमने कर लिया। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो गया बी सही गया, यानी बी ऑप्शन आपका सही है, 60 है। मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि ये कैलकुलेशन जो मैं यहाँ पर कॉपी पे कर रहा हूँ वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे भी शो करूँ, जिससे आपको समझना आसान हो जाएगा। तो वो कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कई हद तक सेम ही है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा था वैसा ही एक क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या जो 1 से 8 तक है सभी संख्याओं के विभाजित हो कौन सी संख्या है। क्वेश्चन देखिए सेम है। आपको ये दूसरा क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा कि आप स्वयं ही कोशिश कीजिए करने की और इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है और क्या आप समझ इसमें लगा सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन कीजिए आखिर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन क्लियर है कि वह न्यूनतम संख्या जो 1 से 8 तक हो और संख्याओं से विभाज्य हो तो कौन सी संख्या है। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगा। कॉपी लीजिए और 1 को देखिए 1 के बराबर लिखिए, 2 को लिखिए 2 के बराबर, 3 को लिखिए 3 के बराबर, 4 को लिखिए 2 × 2 के बराबर, 5 को लिखिए 5 के बराबर, क्योंकि इसका फैक्टराइज हो नहीं सकता। 6 का क्या हो सकता है 2 × 3, और यहाँ पर देखिए 7 को लिखिए 7 के बराबर, और यहाँ 8 है तो 8 को 2 × 2 × 2। अगर ऐसा आप सोल्यूशन कीजिएगा और इसमें से जो है हाईएस्ट कॉमन जो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है उसको निकालिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं संभव करूँगा कि आपको जो है ये यहाँ पर आंसर भी जो है जो मैं कैलकुलेशन मैं कॉपी पे कर रहा हूँ वो भी दिखे। तो मैं कोशिश करूँगा और आप भी ये कोशिश कीजिए कि जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। आप अपना कोशिश कीजिए, मैं भी अपना कोशिश करूँगा।
तो जैसे कि मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, हमारा आंसर जो यहाँ पर क्लियर आ गया ए 840, यानी ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर हुआ ए सही गया, 840 हो गया। देखिए तुक्का लगाने से कभी नहीं होता, ट्रिक लगाने से हमेशा सटीक नहीं बैठता है। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि कभी भी ट्रिक जो होता है सटीक नहीं बैठता है। थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, थोड़ा सा हाथ चला लीजिएगा तो वो सदैव ही आपके ही काम आएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन आप देख सकते हो कि कुछ पूर्णांक p के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। क्वेश्चन देखिए क्लियर है। कुछ पूर्णांक जो होता है p है और p के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक के रूप क्या हो सकता है। यानी विषम पूर्णांक के लिए अगर p है पूर्णांक, देखिए क्वेश्चन समझिए, यदि पूर्णांक p है तो विषम पूर्णांक के लिए p का वैल्यू किस प्रकार जो है रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। क्वेश्चन तो क्लियर है, समझना जरूरी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। तो ऑप्शन भी अगर आप गौर कीजिएगा तो ऑप्शन भी क्लियर है कि 2p + 1, बी कह रहा है 2p, सी कह रहा है p + 1 और डी कह रहा है p। तो क्वेश्चन भी पूरा क्लियर है। आप अपना आंसर चूज़ कीजिए, अपने कॉपी पे लिखिए, समझिए और अपना आंसर तैयार रखिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। क्वेश्चन समझ गए होंगे कि कुछ पूर्णांक p है, यानी कुछ पूर्णांक को p दिया गया है, प्रत्येक विषम पूर्णांक p का रूप हो सकता है। यानी प्रत्येक विषम पूर्णांक जो है किस रूप में हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको समझ होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, अगर आपने ट्रिक ना इस्तेमाल किया, अगर समझ के कीजिएगा तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि विषम संख्या की बात कर रहा है। देखिए b जो है 2p है और c क्या है p + 1, यानी अगर हम ऑड नंबर भी अगर 7 की जगह मान लेंगे तो इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर p हम 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन तो गलत बता रहा है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट बता रहा है कि 2 + 1 हो सकता है विषम पूर्णांक के रूप में। यानी ऑप्शन आपका जो गया ए सही गया, यानी ऑप्शन ए सही है कि 2p + 1 जो है पूर्णांक है, जो कि अभी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन भी आ गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन देखिए क्लियर है कि m2 m² - 1 और 8 से विभाज्य है यदि m है। m क्या होगा जो 8 से विभाज्य होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर का फेवरेट रहा है। कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इवन कि मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखे हैं। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों के लिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, हर एक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ क्लियर है, m² - 1 8 से विभाज्य है यदि m क्या होगा। एक सम पूर्णांक होगा, b एक विषम पूर्णांक होगा, c एक प्राकृतिक संख्या होगा, d एक पूर्ण संख्या होगा। तो आप यहाँ पर ऑप्शन चूज सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो और जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो ज़रूर ही करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन क्लियर है। आप अपना सोच लगाइए, यहाँ पर मैं लगाता हूँ। देखिए क्लियर, यहाँ क्वेश्चन तो क्लियर ही दिख रहा है, कोई खास नहीं दिख रहा है कि m² - 1, m के स्क्वायर की जगह क्या रखे जो 8 से विभाज्य होगा। तो देखिए इसमें क्लियर आंसर इसका डायरेक्ट आता है कि एक विषम पूर्णांक रखना पड़ेगा, क्योंकि 8 जो है एक सम संख्या है और 8 को देखिए यहाँ पर -1 है। तो जनरल सी बात है, अगर हम विषम संख्या रखेंगे तभी जो है 8 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ तक बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी है कि m² - 1 8 से विभाज्य है यदि m है तो एक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर m की जगह जो है हम एक विषम पूर्णांक रख सकते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को अगर हम a = x और y की 3 और b रखें हम x का 4 y की 2 और z को रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए x y अभाज्य संख्या होने के कारण एलसीएम ए बी का क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है और यहाँ पर आपको a और b दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा तो ax y की 2, bx 4 y की 2, z एंड c देखिएगा तो x की पावर 4 y, z y का 3, z नहीं है, d है हमारा x का 4 y का 3 z।
अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक बात क्लियरिटी के साथ दिख रहा है, क्योंकि हमें लोअर कॉमन फैक्टर यानी एलसीएम पता करना है। तो एलसीएम में तो ए और बी का दोनों का पार्ट का हाईएस्ट लोवेस्ट से लोवेस्ट लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कई ऑप्शनों में जेड जो है नहीं। इसका मतलब यहाँ पर जेड को एलिमिनेट किया जा सकता है, जिसमें जेड नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो इसका मतलब डायरेक्ट देखिए ए और सी जो है एलिमिनेट हो गया, यानी एक्स वाई का 2 और जो है सी एक्स का 4 वाई का 3 एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसमें जेड नहीं था और हमसे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर पूछ लिया है और इसमें हमें जेड भी लेना ज़रूरी था। तो इसका मतलब बी और डी रह गया। अब यहाँ पर सोल्यूशन कीजिएगा तो एक्स वाई 3 ए में जो वाई है वो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर के रूप में वाई 3 का वैल्यू आ रहा है। अगर अगला में बी में देखें तो एक्स 4 है लेकिन वाई 2 है, तो 2 तो हम ले नहीं सकते, वाई हम 3 ले चुके हैं, तो वाई 4 और जेड तो रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब जो है वाई का 3 एक्स का 4 और जेड, ये किस ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है? हाँ, ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी आपका सही गया। तो देखिए बोलते बोलते भी और समझदारी लगाते लगाते हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लिए। तो ऐसे ही किया जाता है समझ से, ये नहीं कि आप ट्रिक का इस्तेमाल करो, किसी भी ऑप्शन पर ट्रिक कर दो, तभी आपका जो है कभी आंसर सही नहीं जाएगा। सोच समझ के कीजिएगा तो नॉलेज आएगा, समझ आएगा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या है। यहाँ पर हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अगर हम गुणनफल करें तो हमें क्या प्राप्त होगी? क्या हमेशा तर्कसंगत रहेगा वो, या बी तर्कसंगत या तर्कहीन हो जाएगा, या सी हमेशा तर्कहीन रहेगा, या डी शून्य रहेगा? क्वेश्चन क्लियर है, क्योंकि आप हिंदी माध्यम में हो तो हिंदी जैसे ही क्वेश्चन आपके समक्ष आएगा ये क्वेश्चन क्लियर है। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या हो सकता है? क्या हमेशा वो तर्कसंगत रहेगा, या बी तर्कसंगत या तर्कहीन रहेगा, यानी परिमेय या अपरिमेय रहेगा? यहाँ पर तर्कसंगत और तर्कहीन बताया गया है परिमेय और अपरिमेय के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन तो आप समझ गए, वो क्लियर है। अब देखिए आंसर क्या हो सकता है सही, आप अपना पहले सोचिए फिर देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए एक शून्येतर परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अगर होगा तो इसका आंसर डायरेक्ट है, वो हमेशा ही तर्कहीन रहेगा, यानी हमेशा ही वो तर्कहीन रहेगा, यानी अपरिमेय संख्या रहेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो तर्कसंगत और तर्कहीन में तो जर्नल सी बात है, आप तर्कसंगत का मतलब परिमेय संख्या समझ लीजिए और अपरिमेय संख्या का मतलब तर्कहीन। तो हमारा ऑप्शन जो रहेगा परिमेय संख्या, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन काफ़ी हद तक पहले क्वेश्चन जैसा ही जो हमने पहले किया था। यह क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी को ए बराबर एक्स वाई की 3 और बी एक्स की 4 वाई की 2 जेड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो एक्स वाई अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर एस सी एफ ए बी होगा, क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन में बदलाव एक ही हुआ है कि यहाँ पर उस क्वेश्चन में एलसीएम था और इस क्वेश्चन में एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो क्वेश्चन वही है, सिर्फ यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ के डिफरेंस। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर हमेशा पूछता है और आपको ये एलसीएम एचसीएफ का जो है मतलब तो समझ में आना चाहिए। अब एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है, अगर आप अपना दिमाग भी लगाओगे तो एचसीएफ के अंतर्गत जो हम एलसीएम किए थे, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर किए थे पिछले क्वेश्चन में, ये लोअर कॉमन मल्टीप्लिकेशन जो थी उसमें हमारा आंसर था एक्स का 4 वाई का 3 जेड। तो इसका मतलब जिसमें जिसमें जेड होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा और इसका मतलब ये हुआ कि बी और डी जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, यानी बी और डी एलिमिनेट हो गया क्योंकि जेड है इसमें। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट हो। जैसे ए देखिए एक्स एक ही है, वाई 3 है, लेकिन बी में देखिए एक्स 4 है, लेकिन हम लेंगे कितना? एक्स को एक ही लेंगे क्योंकि ए में एक्स एक ही है। और यहाँ देखिए एक्स में वाई 3 है। तो आप सोचिएगा कि यहाँ पर हम
3 लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन बी में अगर देखिएगा तो यहाँ पर जो बी में है जो है y है 2 है, लेकिन ए में y जो है 3 है। तो इसमें से जो इसमें हाईएस्ट कॉमन रहेगा हम उसको यहाँ उठाएंगे, तो y 2 को उठाएंगे। तो इसका मतलब z जो है सिर्फ b में है, a में नहीं है। There are next topic in the next part. तो इसका मतलब देखा जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा होगा like, share, subscribe and share the video as a तो यहाँ पर देखिए दो ही ऑप्शन है, ए और सी है। सब्सक्राइब एंड सेव इन योर मोबाइल। थैंक यू। है ही नहीं, इसका मतलब ए सही आंसर है। आप ए के साथ जा सकते हो, ए आपका सही आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो आया है हमारे समक्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है कि यदि 408 और 1032 का एचसीएफ हम करें तो हमारे समक्ष जो आएगा वो आएगा 1032 गुना 2 प्लस 408 गुना पी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपसे पी का मान ज्ञात कर लिया है। क्वेश्चन देखिए अगर तुक्का लगाइएगा तो आप बहुत कन्फ्यूज़न हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ए और बी में दोनों में 5-5 है, लेकिन एक माइनस में एक प्लस में है। सी जो है 4 और -4 है। तो इसमें एग्जामिनर काफ़ी जो है नज़दीकी मामला दे दिया है, तो यहाँ पर तुक्का नहीं चल सकता है, आपका ट्रिक यहाँ सटीक नहीं बैठेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप इसकी सोल्यूशन कीजिए, और सोल्यूशन करने के लिए कुछ नहीं करेगा, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा जो मैं आपको शो भी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जो मैं यहाँ पर सोल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में सोल्यूशन में करने में ये होगा कि सबसे पहले 408 का आप जो है फैक्टराइज करिए, यानी इसका गुणनखंड कीजिए। जब अगर गुणनखंड कीजिएगा तो आपके समक्ष आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 17, ठीक है, ये 408 का है। और 1032 का क्या होगा गुणनखंड? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 43, 40 3 43। तो ये आपका जो है एक फैक्टर बन गया, यानी गुणनखंड बन गया। अब इसमें हमसे क्या पूछ रखा है, अगर हम इसका कॉमन निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो इसमें से कॉमन अगर एचसीएफ निकालिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, क्योंकि एचसीएफ यही मिल रहा है, तो ये 24 आएगा आपका आंसर। आप गुना कर लीजिएगा तो 24 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 24 बराबर 132 गुना 2 गुना 408 पी रखना है। अब देखिए 24 के जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आंसर में था, ठीक है। और 1032 के जगह आप सिर्फ यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच गया था, 43 बच गया था, यानी 40 3 43, और गुना में 2 तो आपको यहाँ पर गिवन ही है। प्लस क्या होगा, 408 में क्या रह गया, क्या रिमाइंडर रह गया था, 17 रह गया था, तो 17 पी हो गया, यानी 17 पी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 43 और 2 को, तो 86 आएगा। और क्योंकि यहाँ पर 86 प्लस में है, अगर उधर साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 17 पी इक्वल टू -86 हो जाएगा, ठीक है। अब पी इक्वल टू क्या होगा, पी इक्वल टू 86 अपॉन 17 माइनस का, ठीक है। तो इसको आप काटिएगा तो 5.0 कुछ समथिंग आएगा, 5 आएगा, तो इसका मतलब हुआ आपका आंसर जो है माइनस में आएगा। इसका मतलब है तो 5 ही, आप वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाइए, जब डिवाइड आप कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 5.05 आएगा, लेकिन माइनस में। तो आप कहिएगा 0.5 तो यहाँ कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, इसका जो है पहला डिजिट नंबर जो है 5, लेकिन ये माइनस में होना चाहिए, क्योंकि माइनस में था। इसका मतलब जो है बी ऑप्शन इसका सही है। आप इस आंसर का जो है बी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, तो बी इसका ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझ के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है देखिए, 4p+3 के रूप में संख्या जहां p एक पूर्णांक संख्या है, तो हमेशा हम p की जगह क्या रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं कि 4p+3 के रूप में संख्या जहां p एक पूर्ण संख्या है, हमेशा रहेगा। हमेशा देखिए क्या रह सकता है, ए सम, बी अजीब बात है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर अजीब की जगह विषम होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई है, यानी बी विषम होगा, सी सम और विषम होगा, डी 3 का गुणज होगा। तो आप समझ गए होंगे। देखिए कहते हैं मिसप्रिंट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होता है, जब लिखते हैं तो मिसप्रिंट रह जाता है। तो जहाँ बी आपको अजीब वर्ड लिखा हुआ है, गलत है, वो विषम संख्या लिखनी चाहिए थी यहाँ, तो ये गलत हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब विषम तो समझ ही गए होंगे।
तो चलिए देखते हैं, आप तो अपना आंसर सोच लिए होंगे, हम भी अपना आंसर देखते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। देखिए 4p और 3 संख्या में एक पूर्ण संख्या बनाने के लिए सम संख्या रखिएगा तो विषम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है ऑड नंबर देखिए +3 ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन अजीब लिखा हुआ है जो कि गलत है वो है विषम, यानी बी विषम जो है सही आंसर है। तो आप बी के साथ जा सकते हो, क्योंकि विषम संख्या रखिएगा तभी आंसर सही आएगा, ठीक है, तभी पी पूर्णांक संख्या रहेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही गया। बी जो है अजीब लिखा हुआ गलत है, वहाँ पर विषम आना चाहिए था, बी विषम संख्या सही है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल हमेशा क्या हो सकता है। जब किसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल हमेशा क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर 7 से किसी संख्या को विभाजित करोगे तो क्या हो सकता है। ए 7 से अधिक आएगा, बी 7 से कम होगा, सी 7 से कम, डी अधिकतम 7। देखिए बी और सी में आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इसमें लिखा हुआ है बी में कम से कम 7 जरूर होगा, we will be और सी बोल रहा है next topic 7 in से the कम next होगा। part. अगर If कोई you भी संख्या को like 7 it, से then विभाजित please कीजिएगा तो like, क्या हो share, सकता है? subscribe and आप share अपना the आंसर video लगाइए, क्या as हो a सकता है? much अरे भाई जर्नल as सी a बात है, जब possible. 7 ही हमें Do दे रखा है not और think 7 को किसी संख्या से subscribe विभाजित and करेंगे save in your तो शेषफल mobile. जर्नल सी Thank you. बात है 7 से कम ही आएगा, न 7 आएगा, न 7 से अधिक आएगा, न अधिकतम 7 आएगा। जर्नल सी बात है, अगर 7 ऊपर रखिए कोई भी संख्या से डिवाइड कीजिए तो इसका जो होगा शेषफल जो आएगा, यानी हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो 7 से कम ही होगा। तो देखिए कहाँ इंटेलिजेंट की बात थी, यहाँ पर समझ की ज़रूरत थी। जो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया होगा, देखने में आपको बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन कहते हैं जो आसान होता है वो बहुत ही सरदर्दी होता है, ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर है कि 6 + 5 √3 - 4 - 3 √3 है, किसके बराबर होगा। एक तर्क संगत है संख्या है। तर्क संगत का मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि परिमेय संख्या। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर दूसरा वर्ड भी इसलिए यूज़ करता हूँ, अगर मान लीजिए हिंदी में अगर पेपर दे रहे हो, क्योंकि हिंदी में परिमेय संख्या को हम तर्क संगत भी कह सकते हैं, तो इसलिए आपको जो है यहाँ त्रिपाण संडर उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए परिपूर्ण करता है। तो आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर तर्क संगत होगा वहाँ पर परिमेय होगा, और जहाँ तर्क संगत नहीं होगा वहाँ अपरिमेय होगा। तो यहाँ ए जो है ए तर्क संगत यानी परिमेय संख्या की बात कर रहा है, बी कह रहा है एक अपरिमेय संख्या होगा, सी कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या होगा, डी एक पूर्णांक होगा। अब जर्नल सी बात, तुक्का लगाइएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, किस पे लगाइएगा, किस पे समझ ही नहीं है। लेकिन अगर हम सोल्यूशन कर लें इसको थोड़ा दिमाग लगा के तो आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें आपस में क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपस में मल्टीप्लाई करने की सोच रहे होगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बीच में यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, माइनस का है। तो ये सवाल जो है एज इट इज़ उतरेगा, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि जब माइनस है तो आगे की संख्या जो है साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा 6 + 5 √3 - 4 + 3 √3, 3 √3। तो ये क्लियर है। अब देखिए 4 और 6 आपस में माइनस होंगे, क्योंकि ये माइनस है, तो 6 में से 4 गया, 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया। अब देखिए 5 √3 प्लस में है, और मैंने पहले ही कह दिया था कि ये बीच में माइनस है, इसलिए माइनस जो होगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो +3 √3 जो प्लस हो जाएगा आपस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको जो है 5 √3 को जो है +3 √3 से प्लस करना होगा। तो 5 और 3 को प्लस कीजिएगा तो कितना होगा 8, यानी 8 अंडर में आ जाएगा। 8 अंडर में आ जाएगा तो यह क्वेश्चन क्लियर बन जाएगा। आपका क्वेश्चन बन जाएगा 2 + 8 √3, ठीक है। अब 2 + 8 √3 जो है क्या हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो जर्नल सी बात, अगर आपको सोल्यूशन भी करोगे, अगर √3 का वैल्यू भी अप्लाई करके सोल्यूशन करोगे तो यहाँ पर एक ही आंसर आएगा कि एक अपरिमेय संख्या है, यानी और इरेशनल नंबर है। तो एक ये अपरिमेय संख्या हो गया। आपका बी ऑप्शन सही गया, तो बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प है। क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि HCF 16
और y है जो कि किसके बराबर है 8 के, और एलसीएम जो है यहाँ पर 16 y इक्वल टू 48 है। तो y का मान क्या हो सकता है, यहाँ पर क्लियर है कि y का मान क्या होगा। तो इसको भी सोल्यूशन करने के लिए थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत है, अगर नॉलेज लगाइएगा तो आंसर फटक से आएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन जो रहेगा 24 है, बी 16 है, सी 8 है या डी 48 है। आप यहाँ पर बिना सोल्यूशन किए डायरेक्ट तुक्का नहीं लगा सकती। अगर तुक्का लगाइएगा तो हमेशा गलत होगा। कुछ बच्चे ऊपर 8 देख के 8 पे क्लिक कर देंगे, कुछ बच्चे जो है 48 को देख के 48 पे क्लिक कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ये काम नहीं करेगा। अब देखिए आपको सिंपली क्या लिखना है, 16 इंटू वाई यानी 16 गुना वाई इजक्वल टू 8 गुना 48। अब जर्नल सी बात है, आप 48 लिख लिया। अब देखिए वाई इजक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 8 गुना 48 बटा 16। अब 16 से काट दीजिए, 16 से काट दीजिएगा। ठीक है, तो 16 तिया 48, 3 आ गया। तो 8 को 3 से गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा, आ गया 8 दिया 24 यानी इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो गया, ए, यानी इसका आंसर ए सही गया। तो ये क्या बात है, यहाँ पर त्रिपाण सेंटर हमेशा कहता है कि कभी भी ट्रिक का इस्तेमाल ना कीजिए। मैथमेटिक्स में ट्रिक्स कभी काम नहीं आता है। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा तो वो कभी भी सटीक नहीं बैठता है। उसमें आप कन्फ्यूज़न में ही भरे पड़े रहिएगा, सारे आंसर जो है गलत करके आइएगा और कहिएगा कि मैं तो अपना ट्रिक लगा के सारे आंसर कर दिया हूँ। और मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत से चैनल जो है वो ट्रिक को ही काफ़ी नज़रिया देता है और आप लोग भी बहुत पसंद करते हो ट्रिक को, लेकिन हमेशा मैं सच बात बताता हूँ, ट्रिक कभी सटीक नहीं बैठता है। तो ट्रिक के ऊपर ना विश्वास करके अपने दिमाग पे भरोसा कीजिए, सोल्यूशन कीजिए, समझिए, तभी समझ में आएगा। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या हो सकता है। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का अगर गुणनफल करे, आपस में गुणनफल करे, तो हमारे समक्ष क्या हो सकता है। क्या वो तर्कसंगत होगा यानी परिमेय संख्या होगा, बी तर्कहीन होगा या अपरिमेय संख्या होगा, सी उपयोग दोनों होगा, डी उपयोग में से कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि तर्कसंगत का मतलब होता है परिमेय संख्या और तर्कहीन का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। तो आप अपना दिमाग लगाइए, सोचिए, विचार कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ आखिर क्या हो सकता है। तो आपने अपना सोच लिया होगा, कॉपी पे भी आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। देखिए एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अगर गुणनफल करते हो, अगर आपस में गुणनफल होती है, तो हमेशा याद रखना कि इसका आंसर जो होगा अपरिमेय होगा यानी तर्कहीन होगा। इसका मतलब हुआ अपरिमेय तर्कहीन। तो ऑप्शन कौन सा सही गया, ऑप्शन बी सही गया, यानी अपरिमेय तर्कहीन होगा। बी ऑप्शन आपका सही है। ऐसे ही क्वेश्चन को आपको थोड़ा माइंड में रखना है कि जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल करें या तर्कसंगत या तर्कहीन को संख्याओं को आपस में गुणनफल करें, तो हमेशा आंसर जो होगा तर्कहीन ही आएगा यानी अपरिमेय ही आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो है हमेशा दिमाग में रखने वाला है, तभी जो है आप बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकोगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर एक जैसे क्वेश्चन कई हैं, लेकिन यहाँ पर कोई गुणनफल में है, कोई योगफल में है, कोई भागफल में है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ऐसे क्वेश्चन होना एक स्वाभाविक बात है। इवन कि यूपीएससी एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिए कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग क्या हो सकता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो जोड़ है, जो योग है, क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ए है परिमेय संख्या यानी तर्कसंगत, बी अपरिमेय संख्या तर्कहीन, सी उपयोग दोनों, डी उपयोग में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन तो यहाँ पर क्लियर कट है, समझने की ज़रूरत है। देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या हो सकता है, पहले आप आंसर सोचिए क्या हो सकता है और अपने नोटबुक पे नोट कीजिए, तो क्योंकि यही चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देख सकते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का सदैव योग जो होता है अपरिमेय ही होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। अब कंफ्यूज हो गए कि सारे का आंसर अपरिमेय ही क्यों है, तो ये तो अच्छी बात है। यहाँ पर त्रिपाण सेंटर ने एक बात तो क्लियर आपके समक्ष कर दिया कि गुणनफल हो, योगफल हो, ठीक है, सब में अपरिमेय संख्या होगा या तर्कहीन ही होगा।
तो ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप दिमाग लगा के इसका जो है अपरिमेय संख्या पर जो है ट्रिक लगा सकते हो, तो जो कि सही जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही गया, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है दो अलग अलग अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा होता है। देखिए क्वेश्चन कहीं हद तक वैसा ही है ये, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बदल दिया गया है। दो अलग अलग अपरिमेय संख्या को अगर हम गुणनफल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? ए परिमेय संख्या प्राप्त होगा, बी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, या सी उपयुक्त दोनों ही प्राप्त होंगे, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ऐसा संभव, दो ऑप्शन तो यहाँ पर डायरेक्टली डिलीट हो जाता है कि उपयुक्त दोनों ही प्राप्त होंगे, ऐसे संभव तो हो ही नहीं सकता कि दोनों परिमेय अपरिमेय कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है। और डी उपयोग में से कोई नहीं, ये भी गलत हो सकता है। कुछ ना कुछ तो हमें प्राप्त होगा, लेकिन क्या होगा? आप अपना दिमाग लगाइए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी परिमेय अपरिमेय संख्याओं के साथ कुछ होगा या दो अलग अलग परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होगा, तो उसका आंसर डायरेक्ट आपको पता ही होगा क्या है, अपरिमेय ही होगा, यानी तर्कहीन होगा। तो आंसर जो क्लियर है अपरिमेय होगा। तो समझ गए कि आंसर इसका बी सही है। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो आपके समक्ष यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ क्वेश्चन है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव होता है। देखिए ये सारे क्वेश्चन काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं और इसका आंसर भी आपके समक्ष दिलचस्प रूप में प्रकट हो रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए दो अपरिमेय संख्या का योग सदैव क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर तो एक ही होगा, अपरिमेय। तो देखिए क्वेश्चन हमने अपरिमेय के अंतर्गत कई क्वेश्चन हमने किया और सबका आंसर अपरिमेय दिखने को हमें मिला। तो ऐसे क्वेश्चन जो होता है एग्जामिनर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है और अब बच्चों के लिए भी याद रखना भी आसान होता है कि दो अपरिमेय संख्या का योग, दो परिमेयों की संख्या का गुणनफल, या दो परिमेय संख्या परिमेय अपरिमेय संख्याओं का योग गुणनफल, सबका आंसर अपरिमेय ही होगा। तो ये आपके लिए समझिए एक क्वेश्चन तो जो है कई रूपों में तैयार हो गया। तो समझ गए होगा इसका आंसर ए अपरिमेय है। दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होता है, यानी तर्कहीन होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। आपके समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है यदि b 3 है तो किसी भी पूर्णांक को a के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए अगर कोई b अगर 3 दे दिया है तो 3 का ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी 3 के हम पूर्णांक बना सकते हैं। तो 3 का क्या क्या पूर्णांक बन सकता है? ऑप्शन 3q, या 3q + 1, या 3q + 2, बी जो है 3q, या उपयुक्त में से कोई नहीं, डी 3q + 1। देखिए क्वेश्चन का तो दो ही आंसर है, आंसर होगा या तो ए बी डी होगा या सी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि देखिए अगर ए ऑप्शन में देखिएगा तो 3q भी है और डी देखिएगा 3q + 1, वो भी ए सेक्शन में दिए हुए हैं। तो इसका मतलब या तो इन तीनों में से ही कोई होगा या सी नहीं होगा। तो आप अपना आंसर सोचिए, विचार कीजिए, मैं अभी बताता हूँ क्या आंसर हो सकता है। तो आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा, समझ लिया होगा। दोस्तों यहाँ पर क्लियर है, जब यहाँ पर 3 की बात कर रहा है तो 3 किसी भी पूर्णांक को एक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर एक रूप में व्यक्त करना है आपने तो यहाँ ऑप्शन ए सही है। क्योंकि देखिए मैंने अभी बताया था आपको क्या, तो बी और डी को एलिमिनेट करते हो तो ए ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा। अगर सी के साथ जाते हो तो ये संभव तो है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है कि ये जो होगा एक जो पूर्णांक हम 3b को जो है लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3q + 1, 3q + 2। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है, आप आगे चल सकते हो। चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारे समक्ष क्वेश्चन। देखिए हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है और अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का अगर हम गुणनफल करते हैं तो किससे विभाजित होता है? क्या वो 4 से होगा, क्या वो 6 से होगा, या कोई सामान्य कारक नहीं होंगे, या केवल 1 से होगा? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है
कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल किससे विभाजित हो सकता है? क्या वो 6 से हो सकता है या 4 से होगा या इसमें से कोई नहीं होगा? आप अपना आंसर क्या चूज़ कर रहे हो अपने नोटबुक पे इसको नोट कर लीजिए। इससे आपको जो है अपनी जो IQ लेवल का भी पता लग जाएगा, नॉलेज का भी पता लग जाएगा कि आप कितने आंसर दे सकते हो इन क्वेश्चनों में से। तो आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन क्लियर है कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल किसके विभाजित होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी आपका सही ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। B6 सही है, तो इसी के साथ जा सकते हो कि B6 कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर ने 10th क्लास के अंतर्गत सारे वीडियो जो है यूट्यूब पे उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। उसमें लिखा होगा क्लास 10 मैथमेटिक्स, तो सारे वीडियो देख के ऐसे क्वेश्चनों को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कहते हैं देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जब तक आप बेसिक को नहीं समझिएगा आगे नहीं बढ़ पाइएगा। और जितने भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं ना, सब के सब जो है 10th 9th 8th के बेस बनाया जाता है, तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन देखिए, काफ़ी आसान और काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन है कि समुच्चय A इक्वल टू 0 1 2 3 4 को समुच्चय को दर्शाता है। किस बात को दर्शाता है? A जो है सेट किस बात को दर्शाता है? जहाँ पर 0 1 2 3 4 और कुछ भी और भी लिखी हो सकती है। आप अपना आंसर जो है सोच सकते हो, क्या आंसर हो सकता है? क्या A पूर्ण संख्या हो सकती है ये, या B पूर्णांक हो सकता है, या C प्राकृतिक संख्या है, या D सम संख्या है? यानी आपके समक्ष एक सेट दिया हुआ है 0 1 2 3 4, ये है क्या? पूर्णांक संख्या है, या पूर्ण पूर्णांक संख्या, या प्राकृतिक संख्या, या सम संख्या है? आप अपना आंसर जो है अपने कॉपी पर लिख सकते हो, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर हो क्या सकता है। देखिए 0 1 2 3 4 जो है सम संख्या तो बिल्कुल नहीं हो सकती, सम संख्या से यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। और देखा जाए अगर आगे की हम बात करें प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या तो ऐसे होते नहीं है। और B देखिए पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन एक ही सही रह गया, A पुण्य पूर्णांक संख्या है। पुण्य संख्या है तो आप A के साथ जा सकते हो, तो A ऑप्शन सही है, ये पूर्णांक संख्या है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्लियर है। कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? देखिए ये काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है। अगर आपको पता है क्या इसमें करना पड़ेगा, 11 से सबको विभाजित करके देखना पड़ेगा, और वो आपको थोड़ा सा समझ के साथ लगाना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। अगर नहीं समझ लगाइएगा तो आंसर नहीं आएगा। देखिए ए दिया हुआ है 15 16, B दे रखा है 14 52, और C दे रखा है 10 11, और D दे रखा है 11 21। तो कई बच्चे तो ये सोचते होंगे कि D लगा दे, कोई सोच रहे होंगे C, कोई B, कोई A, लेकिन जनरल सी बात है दोस्तों, डिवाइड कर लीजिए। देखिए मैं डिवाइड अगर करता हूँ, अगर पहला ऑप्शन को डिवाइड करता हूँ, देखिए 11 से डिवाइड कीजिए, इसको कितना हो जाएगा? तो अब आएगा 4 1, यानी देखिए डिवाइड कीजिए, तो अगर पहले 11 से जाएगा ये, तो हमारा हो जाएगा कितना आ जाएगा? 41 41 33 से जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो देखिए कितना 8 आएगा, 86 86 तो जा ही नहीं सकता लास्ट में, इसका मतलब A रिजेक्टेड है। B देखिए अगर 11 से पहला डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 14 के नीचे 11 लिखिए, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी 35 हो जाएगा। 35 को 33 से रखिए, अब कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी 22 लास्ट में बच गया। लास्ट में 22 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 22 आ गया। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सही गया B। देखिए थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। अगर सही आंसर चाहिए, दिल में संतुष्टि चाहिए, तो थोड़ा कैलकुलेशन भी कीजिए। आप MCQ करके तो आ जाते हो, मर्जी में 2 मिनट में फटाफट लगा देती हो, लेकिन आपका 20 मार्क्स जो है रह जाता है। और देखिए क्वेश्चन अगर आप कीजिएगा कहीं गलत होगा तो नंबर एग्जामिनर काट लेता है, लेकिन MCQ में एक बात होती है कि जो आंसर अगर सही गया तो एग्जामिनर को देना ही पड़ता है आंसर, और उसका नंबर भी देना ही पड़ेगा। जो आंसर सही चला गया उसका 1 मार्क्स होता ही होता है, और नेगेटिव की भी नहीं रहेगी और नहीं किसी तरह की प्रॉब्लम रहेगा। यानी सही है तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन बच्चा अटैम्प्ट करता है तो उसमें एग्जामिनर की मर्जी चलती है,
वो चाहे 2 दे दे 5 दे दे, वो मर्जी चलती है। लेकिन MCQ में किसी भी एग्जामिनर का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मर्जी नहीं चलता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमेशा समझ के साथ, सोच के साथ और सही तरीके से करना चाहिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे कि बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। देखिए क्वेश्चन क्लियर है कि दी गई संख्या x और y का एलसीएम जहां x और y का गुणनज है द्वारा दिया गया है, क्या हो सकता है? x और y का गुणनज है तो इसका एलसीएम क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर है, समझने वाला है, थोड़ा सा विचार करने वाला है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एज दी गई संख्या x और y as possible. Do not think, subscribe and save in your mobile. का गुणनज Thank है you. x, y जो है x का गुणनज है। यही पर आंसर का जो है क्लैरिटी आती है कि यहाँ पर दी गई संख्या x और y है और इसका एलसीएम क्या है? एलसीएम जो है y x का गुणनज है। तो इसका मतलब है y x का गुणनज है। तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि y इज द करेक्ट आंसर यार, क्योंकि y एलसीएम है ना। देखिए समझने तो यही समझ में आ गया कि एलसीएम जहाँ y है तो इसका मतलब आंसर भी तो y ही होगा। इसका मतलब आपका बी आंसर सही है। तो देखिए यहाँ पर समझ जरूरी थी, इसने डायरेक्ट आंसर बता दिया है एग्जामिनर ने कि एलसीएम जहाँ y है। अरे भाई जब एलसीएम y बता ही चुके हो तो आंसर भी तो बी ही हो जाएगा, फिर y ही आंसर आएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो आया है आपके समक्ष, आप देख के ही कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसको सोल्यूशन करे कैसे। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आप ना पढ़ते हो ना समझते हो, डायरेक्ट टिक लगा देते हो, भाई ये तो आंसर चला जाएगा, सही गया। क्वेश्चन कोई खास नहीं होती, समझ जरूरी है। देखिए क्वेश्चन है कि एक खेल मैदान के चारों ओर एक गोलाकार पथ है। एक गोलाकार क्या है? पथ है, चारों ओर एक गोलाकार पथ है। प्रिया का मैदान का एक चक्कर लगाने में 18, एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है प्रिया को? 18 मिनट। वही हरीश को जो है वही चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए कि वो दोनों एक ही बिंदु और एक ही समय पर शुरू करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं, तो वो कितने मिनट बाद मिलेंगे? क्वेश्चन क्लियर है कि एक चक्कर लगाने में उनको 8 मिनट लगते हैं। मैदान के चारों ओर एक गोलाकार है तो 18 मिनट तो लगता है प्रिया को और हरीश को 12 मिनट। लेकिन दोनों एक साथ कब मिलेंगे? क्या वो 26 मिनट में मिलेंगे? क्या बी 18 मिनट में मिलेंगे? या 6 मिनट में मिलेंगे? या इनमें से मिलेंगे ही नहीं? भाई मिलेंगे तो जरूर, लेकिन कितने मिनट में मिलेंगे? तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि इसका आंसर मैं दूं क्या, और तुक्का में लगा दीजिएगा। कोई लगा देगा कितना 36 मिनट लगा देगा, कोई 18 मिनट लगा देगा, कोई सी लगा देगा 6 मिनट, ठीक है। लेकिन जर्नल थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए। अगर आपके पास 18 है और 12 है तो इसका एलसीएम लीजिए। 18 और 12 का अपने कॉपी निकालिए, 18 और 12 का एलसीएम लीजिए। 18 कीजिएगा तो क्या बनेगा? 2 से कीजिए कितना जाएगा? 9 हो जाएगा, 933 यानी 233 आ गया। वहीं 12 मिनट कीजिए, 12 का आएगा 2 × 2 × 3। अब देखिए इसमें क्या खासियत दिख रहा है? इसमें खासियत ये दिख रहा है कि इसमें आपने जो है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालनी है। तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाए तो 18 में 3 3 की आ गई और जो है यहाँ पर 12 में 2 2 की आ गई। तो कितना हुआ? 3 3 = 9 और 2 2 = 4। तो 9 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया? 36 मिनट, यानी ए ऑप्शन सही है। ये ऐसे क्वेश्चन छोटे क्लास में भी थे, लेकिन आप लोग कभी ध्यान देते नहीं हो। तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन का कितना ईजी आंसर था। तो इसका ए आंसर जो है सही है 36 मिनट। तो ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन क्लियर है। देखिए 98 को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन 7th क्लास के बच्चों को भी आ जाएगा क्योंकि इसमें इजी है। देखिए ऑप्शन तो आप बाद की बात देखिएगा, ऑप्शन तो बहुत कुछ बताएगा। आप सिंपल सी बात ये कीजिए कि 98 यानी 98 को जो है गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा? देखिए गुणनखंड मैं कर रहा हूँ, क्या आ रहा है? गुणनखंड 98 को हमने किया, कितना आया? 2 से पहले गुणनखंड कीजिए, इसका कितना जाएगा? 4 9 आ गया। अब 49 किसका होता है? 7 7 का होता है। यानी इसका मतलब हो गया कि आपका गुणनखंड जो आया 2 × 7 × 7। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 × 7 की पावर 2। 2 × 7 की पावर कहाँ पर है? ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी जो है सही है।
तो आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो, ऑप्शन सी सही है। तो मैंने भी कैलकुलेशन किया। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि जो आपको ट्रिक सिखा रहा है ना, ट्रिक सिर्फ आँख का जो होता है एक जो है छलावा होता है। आपको पता है मैजिशियन जो होता है ट्रिक दिखाता है, लेकिन ट्रिक्स जो होते हैं आँख का छलावा होता है, वास्तविकता नहीं होती है। जहाँ पर ट्रिक यूज़ कर रहा है वो सटीक नहीं बैठता है, वहाँ पर आप हमेशा कंफ्यूज ही रहिएगा और वहाँ पर कभी भी कामयाबी की उस मंजिल तक नहीं पहुँचिएगा। एक बार आपको जो है ट्रिक काम कर जाए लेकिन दूसरी बार नहीं करता है। और जो ये व्यक्ति सब दिखाते हैं ट्रिक, बार बार लिखे होते हैं ट्रिक ट्रिक ट्रिक, तो आप भी ट्रिक में रह जाइएगा। समझ दिखाइए, कैलकुलेशन कीजिए। सभी जो एग्जामिनर होते हैं जितने भी मैंने देखे हैं, चाहे एसएससी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे रेलवे के दे रहे हो, सारे बच्चे पेन पेंसिल लेके कैलकुलेशन करते हैं। इवन कि एग्जामिनेशन सीट में भी एक सीट वाइट रहता है कि बच्चे जो है अपनी कैलकुलेशन कर सकें, तभी तो बच्चे आगे निकल जाते हैं कैलकुलेशन करके। लेकिन जो ट्रिक के चक्कर में फंसता है उसका जो है कभी क्लियर होता ही नहीं है। तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए महत्वपूर्ण है कि ट्रिक को कभी भी सटीक नहीं मानिए, अपनी समझ अंडरस्टैंडिंग को बेस्ट मानिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन क्लियर है कि कुछ पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक रूप का होता है। This topic was till this. कुछ पूर्णांक जो We होते will हैं do p the के next लिए topic in the next प्रत्येक part. सम If पूर्णांक के you रूप में like it, होता है। then p को बोल please रखा है कि like, कभी share, किस रूप subscribe में and share ये the पूर्णांक video हो as सकता है, much किस रूप में as ये possible. जो है Do not सम think, पूर्णांक हो subscribe सकता है। and save in तो your क्वेश्चन यहाँ पर mobile. क्लियर Thank you. है, समझने की जरूरत है। अब देखिए अगर पूर्णांक p को अगर सम बनाना है तो सम बनाना है तो ए ऑप्शन को देखिए 2p+1, क्या इसमें सम बन सकता है? सोचिए। बी देखिए 2p, क्या इसमें सम बन सकता है? सी देखिए p+a, क्या इसमें सम बन सकता है? या डी p में? थोड़ा सा आपको समझ लगाने की ज़रूरत है कि p के लिए, पूर्णांक p के लिए हम प्रत्येक सम पूर्णांक के रूप में किसको व्यक्त कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो 2p+1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर p हम कुछ भी रखें तो एक अगर प्लस करते हैं तो सम पूर्णांक हमें नहीं आएगा। लेकिन b देखते हैं, अगर b में अगर कोई नंबर रखते हैं p के जगह पर, तो क्योंकि 2 है और 2 को मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी संख्या से करेंगे तो एक जो है सम पूर्णांक ही हमें प्राप्त होगा। तो इसका मतलब आपका बी ऑप्शन सही गया, यानी बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। बी ऑप्शन करेक्ट है और सही है, और ये क्वेश्चन को दिमाग में भी रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का गुणनफल हमेशा क्या हो सकता है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, समझने वाली है और ज़रूरी भी है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का अगर हम गुणनफल करें तो क्या अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, या बी सम संख्या प्राप्त होगा, या सी विषम संख्या हमें प्राप्त होगा, या डी सम या विषम संख्या दोनों प्राप्त होंगी। तो क्वेश्चन क्लियर है, समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो जर्नल सी बात है हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी, क्योंकि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का गुणनफल की जाती है तो हमेशा सम संख्या ही सामने आती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, और इसके लिए आपको जो है वीडियो बड़े वाला देखना पड़ेगा जो मैथमेटिक्स में है, जो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में आपके बड़े जो क्वेश्चन है, जो रूल रेगुलेशन है वो मिलेंगे, तो वहाँ पर आप प्राकृतिक संख्या के बारे में नॉलेज ले सकते हो। बहुत विस्तार पूर्वक वहाँ चर्चा की गई है, तो वो वीडियो को ज़रूर देखिए। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन गया सम संख्या, यानी इसका बी ऑप्शन सही है, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। इसके अंतर्गत आगे क्वेश्चन जो होगा और भी महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए, तो आप बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है, और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है।
24 घंटे के लिए व्हाट्सएप पे लगाने से ये होगा कि जो बच्चे आपके कांटेक्ट में होंगे, क्योंकि आप जिस कक्षा में पढ़ते होगे उसके कांटेक्ट बच्चों को ज़रूर होगा, तो उनको ये वीडियो मिलेगा, वो देखेंगे, समझेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो लीव कर जाएंगे, जनरल सी बात है। लेकिन आप अपना कार्य किया, हमने अपना कार्य किया। कहते हैं जब दो व्यक्ति अच्छे कार्य करते हैं तो सोचा नहीं जाता है। तो आप अपना कार्य कीजिए, मैं अपना कार्य करता हूँ, यही महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।